तो देखो, हमें दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। उनमें से पहला कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ओर से बनता है जिसका नाम होता है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है FeCr2O4। इसके रिएक्शन हम कराते हैं फर्स्ट स्टेप में Na2CO3 से और ऑक्सीजन से। तो हमारा जो मेन कंपाउंड है वो बन जाता है सोडियम क्रोमेट। अगर हम इस सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये क्या बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। एक क्रोमियम तो क्रोमेट, दो क्रोमियम तो डाइक्रोमेट। अगर हम इस सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन कराएंगे KCl से तो ये रिप्लेस होकर उसकी जगह क्या लग जाएगा, आपका K लग जाएगा और ये लग जाएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरीके से हमने K2Cr2O7 की प्रिपरेशन को देख लिया। तो ये तीनों स्टेप इसके किस में आते हैं, प्रिपरेशन में। आगे देखते हैं। देखो एक कलर चेंज आता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जैसे कि हमारी ये सब्सटेंस बना था जिसका नाम था सोडियम क्रोमेट, एसिडिक मीडियम में रखने पे वो क्या बन गया था, सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये है सोडियम क्रोमेट एंड दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। अगर मैं यहाँ से दोनों सोडियम को निकाल दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा CrO4 2 माइनस इसलिए बचा क्योंकि दो सोडियम हमने निकाले प्लस, तो उनको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज बचा होगा माइनस। अब ये जो बचता है इसको बोलते हैं हम क्रोमेट आयन। सिमिलरली जब हम Na2Cr2O7 से दो Na को हटाए तो क्या बचता है आपका Cr2O7 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो इसमें आप ध्यान रखना कि अगर आप एसिडिक मीडियम रखते हो तो क्या होगा, आपका क्रोमेट आयन से क्या बन जाएगा डाइक्रोमेट आयन। लेकिन बेसिक मीडियम रखते हो तो क्या होगा, डाइक्रोमेट आयन वापस क्रोमेट आयन बना देगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि बन गया या नहीं बना। मान लो अगर आपका एक टेस्ट ट्यूब में क्रोमेट आयन प्रेजेंस है CrO4 2 माइनस का, उसमें आप एक एसिड डाल दो। एसिड जैसे कि आप डालोगे वो येलो कलर से चेंज होकर किस में चला जाएगा, ऑरेंज में। अभी जो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस बना इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट के अंदर आप बेस डाल दो, ये वापस कौन से कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, क्रोमेट आयन येलो कलर से ऑरेंज कलर में शिफ्ट होता है क्योंकि वो डाइक्रोमेट बन जाता है। और बेसिक मीडियम में क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन वापस बेसिक मीडियम लेकर क्रोमेट आयन बना देता है। हमें चेंज कलर क्या दिखेगा वहाँ पे, ऑरेंज से येलो हो जाएगा। दोनों का एक बार आप शेप को देख लो। जैसे कि Cr के कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 बॉन्ड है और टोटल चार्ज कितना है 2 माइनस। तो इस तरीके से हमने लगा दिया। तो बेसिकली ये टेट्राहेड्रल शेप इसको कहते हैं। आगे देखो, हमने क्या करा, डाइक्रोमेट का शेप बनाने के लिए इस लाइन को ऐसे कर्व करके बना दिया। तो एक ये बन गया हमारा क्रोमेट, और सिमिलरली हमने यहाँ से भी क्रोमेट बना दिया, बट एक ऑक्सीजन को हमने कॉमन रखा है। और टोटल पे चार्ज कितना होता है 2 माइनस। तो बेसिकली इसके अंदर हमने दो टेट्राहेड्रल रिंग्स को ज्वाइन कर दिया, ऐसे रिंग्स को, और एक ऑक्सीजन को वहाँ पे कॉमन मान के ज्वाइन करा। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन या तो प्रिपरेशन कलर चेंज या तो यहीं से आते हैं कि जो भी आपका K2Cr2O7 है यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसका हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस, और यहाँ पे बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ब्लैंक फिल करने हैं। तो आपको दो चीज़ें इसको याद रखनी है जिससे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहली बात, Cr2O7 2 माइनस एक ऐसा एजेंट था, इट वाज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि एक्चुअल में Cr2O7 2 माइनस लिखने का मतलब ही क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा हूँ। अभी भी आपने नोट में देखा था कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे कि कल की वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर अगर आप क्रोमियम का चार्ज निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो आएगा +6,
यहाँ तक आते थे कितना हो गया वो +3। नंबर कम हो गया तो इसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। और रिडक्शन जब होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ, +6 से हम कहाँ है +3 में। लेकिन वो तो एक क्रोमियम की बात हो रही है, 2 क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्रोमियम को 3 प्लेसेस चलने पड़े, तो 2 क्रोमियम को कितने प्लेस चलने पड़ेंगे, 6 प्लेसेस। इसके बाद आपको क्या करना होता है, बैलेंस कर लेना होता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम किसको लगाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, हमने यहाँ पे 7H2 लगा दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। लेकिन वाटर के अंदर एक्स्ट्रा क्या आता है, हाइड्रोजन। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, H+ क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई होगा कि ये आपका एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर हमने H+ लगा के इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। तो इसको आप क्या करना, क्वेश्चंस के लिए इसको लर्न कर लो, या सिंपली रख लेना है इसको, तो इसको लर्न कर लो। और क्या बातें याद रखनी है आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक ये चीज याद रखनी कि I- को, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, I2। Sn2+ को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, Sn4+। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करता है इनको। और देखो H2S को ऑक्सीडाइज करके ये आपका सल्फर, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन बना देता है। आगे और देखते हैं, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके ये Fe3+ बना देता है। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी कि किस चीज़ को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैंने अभी स्पेसिफिकली आपके लिए 4 लिख दिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही 4 पूछे जाते हैं। तो अब देखो सॉल्व कैसे करना है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन पे। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ये वाली जो आपने स्टेटमेंट याद करी है, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। तो देखो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या देखना है कि इसका तो चलो हमने लिख दिया पार्ट, I- का पार्ट रह गया। I- को हम जानते हैं कि ये किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। 2 आयोडीन में तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। इतना आपको लिख देना है। I- वाला पार्ट लिख दिया हमने यहाँ से, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लर्न करना है। मल्टीपल क्वेश्चन से सॉल्व जाता है, अगर आप इतना लर्न कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। वरना ओरिजिनल रूट क्या है कि पहले आप इसको बनाओ, फिर इनको सोचोगे कि इसमें कन्वर्ट होगा, फिर जाके उसको सॉल्व करो। बेटर ये है कि आप इन दोनों लाइंस को याद ही कर लो। तो हमने क्या करा, इसका पार्ट लिख दिया और इसका पार्ट भी हमने नीचे लिख दिया। अब बस एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो इसको 6 कैसे बनाओगे, 1 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब होता नहीं, वही चीज तो आने वाली सेम टू सेम। बट ये 6 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। इधर देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6I- 3I2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट को, फर्स्ट और सेकंड को। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1+2, दो स्टेटमेंट बन गई। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट में, ये वाले इलेक्ट्रॉन से रिएक्टेंट में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी कुछ तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दो। तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ब्लैंक भरने हैं, आपको ब्लैंक के साथ साथ उसके रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। एक और मैं सैंपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जैसे, और इस तरीके से वो आपका ब्लैंक बना देगा। यहाँ पे क्या, तो क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले जो आपने स्टेटमेंट याद करी थी उसको एज इट इज लिख दो।
Cr2O7 2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2Cr3 प्लस, यहाँ पे 7H2 थे और यहाँ पे 14H प्लस थे। इतना आपको फटाफट लिख देना है। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट होता है, Fe3 प्लस में। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। अब आपको क्या करना है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इधर भी 6 थे, तो इसको 6 कैसे बनाओगे आप, एलसीएम लेने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस और 6 ही इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट हो गई। तो जब आप ऐड करके निकालोगे तो क्या करोगे, 1 प्लस 2, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्योंकि एक रिएक्टेंट में और एक प्रोडक्ट में। बाकी आप ओवरऑल रिएक्शन को लिख दो। तो देखो हमने बाकी रिएक्शन को एज इट इज लिख दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो एक बार आप देख लो कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। अगर आप इनको लर्न कर लोगे तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चंस का ड्यूरेशन आपके लिए बहुत रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं अपना अगला कंपाउंड, विच इज़ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो हमारा अगला कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। हमें पढ़ना है KMnO4 विच इज पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसका, जैसे वहां पे हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, इसका भी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिपेयर होता है ये एक अलग ओर से क्रिएट होता है जिसका नाम है पाइरोलोसाइट ओर। तो MnO2 है जो कि होता है पाइरोलोसाइट ओर। एक बार मैं स्पेलिंग को कंफर्म कर लेता हूँ, पाइरोलोसाइट ओर। ठीक है, तो पाइरोलोसाइट ओर की रिएक्शन अगर हम कराते हैं आपका KOH से, और साथ में उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं आपका O2 से, तो ये बनता है आपका K2MnO4। अब देखो K2MnO4 और इसमें एक पोटेशियम का अंतर है, इसका नाम हो जाता है इसीलिए पोटेशियम मैग्नीट। ठीक है, तो इसका आपको इतना ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम मैग्नीट। अभी जो पोटेशियम मैग्नीट बना है इसको हम ऑक्सीडाइज करा के बना देते हैं KMnO4। तो ये मेन मैंने रिएक्शंस लिख दिए। बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर आजकल ये क्वेश्चन ABCD के फॉर्म में आता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने लिख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट चीज आपका व्हाट हैपेंस इफ KMnO4 is heated। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ KMnO4 is heated। तो KMnO4 अगर हीट होता है तो क्या बनता है, तो KMnO4 का आप कलर याद रखना, दिस इज पर्पल टू वॉयलेट कलर, और अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है K2MnO4, और K2MnO4 का कलर होता है ग्रीन। आप जानते हो पोटेशियम परमैंगनेट था और ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। और भी चीज़ें बनती हैं जैसे कि MnO2 और साथ में आपका बन जाएगा O2। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपेंस इफ KMnO4 इज हीटेड। तो कलर का चेंज होगा और एक सब्सटेंस बदल जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, और पर्पल कलर से कैसे हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे,
ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बाय प्रोडक्ट्स को नहीं मेंशन करा है, आप चाहो तो उनके साथ याद रख सकते हो, बट मेजर प्रोडक्ट्स यही सब होते हैं आपके। ये भी KMnO4 is also a strong oxidizing agent. ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, सारे ही मीडियम में ये कैसा होता है आपका, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे इन एसिडिक मीडियम। देखो उससे पहले कुछ दो चीजें रहेगी। एक है हमारा KMnO4 का शेप। तो देखो KMnO4 में से अगर मैं पोटेशियम को निकाल दूं तो पर मैग्नेट आयन बचेगा। इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, Mn। बाकी तो 3 नॉर्मल ऑक्सीजन बनाएंगे और एक पे हम माइनस चार्ज लगा देंगे। ये आपका बन गया पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर। और ये था K2MnO4। ये आपका यहाँ से चार्ज कितना डेवलप होगा, MnO4 2 माइनस, क्योंकि 2 पोटेशियम निकलेंगे तो ये बन जाता है Mn। ये भी टेट्राहेड्रल ही शेप है, बट 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा आपका, माइनस चार्ज आएगा। तो इसमें ध्यान रखना है इस चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये कैसा एजेंट है, हर मीडियम में KMnO4 तो हर मीडियम में कैसे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी जैसे कि हमने K2Cr2O में एक स्टेटमेंट को याद करा था, इन क्वेश्चंस के अंदर भी हम एक स्टेटमेंट को याद रखेंगे। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, सेम उसी फॉर्म में आएगा जैसे आपका पहले आता था। MnO4 माइनस की रिएक्शन हमने करा दी I माइनस से, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट को देखो, MnO4 माइनस वाले स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। MnO4 माइनस खुद को रिड्यूस करके ले जाता है Mn2 प्लस में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और यही रिएक्शन हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, टाइट्रेशन में, जो आपने लैब में किया भी होगा। अब मुझे खुद बताइए, यहाँ पे है +7 चार्ज और यहाँ पे +2 चार्ज, कितने स्टेप्स लगेंगे, 5 स्टेप्स लगेंगे। फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 ऑक्सीजन थे, सॉरी, यहाँ पर हमने 4s2 लगा लिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। बट यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आ गए, तो क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 8H+ लगा के दोनों साइड के हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेंगे। ये स्टेटमेंट जैसे हमने वहाँ पे याद करी थी, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर लर्न कर लेना है। ठीक है, अब देखो I माइनस जो होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, I2। अभी मैंने बताया भी था एसिडिक मीडियम में क्या होता है, I माइनस खुद को ऑक्सीडाइज करके I2 बना लेता है। और कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि ये स्टेटमेंट जो होनी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 5, मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए थे। तो 5 से 2 बन नहीं सकता, तो हम 5 और 2 का एलसीएम मिलेंगे जो क्या आता है 10। तो ये 10 कैसे बनेगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई होकर, और ये 10 कैसे बनेगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई होकर। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएंगे 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2Mn2 प्लस 8H2। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 10I माइनस गिव्स 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, बाकी सब तो आएगा ही आएगा। तो आपका जो नेट आंसर आएगा इस तरीके से आपको लिखना। और वहाँ पे अच्छा एक और चीज़ यहाँ बची हुई है, 10I माइनस, यहाँ पर आपका 2Mn2 प्लस 8H2 और साथ में 5I2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो आपको रिएक्शन को साथ साथ बैलेंस भी करना है और आपको रिएक्शन के अंदर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो रही हैं और कौन सी चीज़ें आपकी रिड्यूस हो रही हैं। अब देखो KMnO4 जो है सिर्फ इसी को नहीं करता, I माइनस को, वो और भी चीज़ों को कर सकता है, तो उनको देखते हैं। ठीक है, तो उधर देखते हैं। तो देखो KMnO4
Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में ले जा सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो क्या क्या याद रखना है इस एक स्टेटमेंट को, और कौन सी चीज़ किस में ऑक्सीडाइज होकर बन जाती है। और देखो SN2+ को KMnO4 ऑक्सीडाइज करके SN4+ बना देता है। और आपका इसके अंदर COO-, इसको ऑक्सीडेट आयन बोलते हैं, इसको भी ऑक्सीडाइज करके वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बना देता है। इसके अलावा आपका I- हमने लिख दिया था, I- को फिर से लिख देते हैं I2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कर देगा, क्योंकि एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, क्योंकि हम जब बैलेंस करेंगे तो 2I- हो जाएगा। और नाइट्रेट को भी करते हैं, NO2- को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट करके, और 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे इस प्रोसेस के अंदर भी। ये आपको कुछ बातें याद रखनी है उसके बारे में, ठीक है। एक H2S का भी याद रख सकते हो कि H2S को कन्वर्ट करके वो सल्फर 2 हाइड्रोजन और 2 H+ में कन्वर्ट कर सकता है। तो एक तो ये आपको लर्न करना है, और साथ में इन बातों को ध्यान रखना है कि क्या बनती हैं, ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो एक और क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके एसिडिक मीडियम वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। MnO4- आपने लैब में भी क्या होगा, हमने KMnO4 की रिएक्शन करा दी ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है। टाइट्रेशन के अंदर ऑक्सैलिक एसिड हम यूज करते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो इस रिएक्शन का आप फिल इन द ब्लैंक करो, रिएक्शन को साथ साथ बैलेंस भी करो। तो कैसे करोगे, मैंने आपको एक स्टेटमेंट कही थी याद करने के लिए, उसको एज इट इज लिखते हैं। MnO4- + 5 इलेक्ट्रॉन गिव Mn2+ + 4H2 एंड 8H+। इसको आपको लर्न करना था। और एक और बात याद रखनी थी कि COO- किस में कन्वर्ट होगा आपका CO2 में। तो COO- कन्वर्ट होकर आपका 2CO2 बनाता है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए, बराबर। तो 2 ही तो स्टेप्स हैं, एक तो आपको इसको लिख देना लर्न करना चीज़ों को, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करके ऐड करना होता है। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना बनेगा, 5 और 2 का एलसीएम, इट वुड बी 10। तो ये 10 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर, और ये 10 कैसे बनेगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई होकर। 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा फिर 16H+, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। 2 MnO4- + 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Mn2+ + 8H2। हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो 5 C2O4 2- ऐड कर लो, C2O4 2- गिव 10 CO2 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो, बाकी सबको हम लिख देंगे 16H+ + 2 MnO4 2- + 5 C2O4 2- gives 2 Mn2 + 8H2 एंड 10 CO2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रहता है, अगर आपको एक कुछ चीज़ें याद होंगी तो फटाफट ही क्वेश्चन हो जाएगा। 2 स्टेप है, जो चीज़ें मैंने याद करने के लिए बोली उसको याद करने वाली चीज़ों को लिख दो, और अगले स्टेप में आपको क्या करना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दो बाय टेकिंग एलसीएम, और फाइनली दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी रहता है अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रहेंगी, वरना तो आपके लिए एग्जामिनेशन में मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे 11th का रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ तक भूल चुके होते हैं। इसीलिए यही 2 स्टेप्स लगाकर ऐड कर देना चाहिए, ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। आगे देखते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप जानते हो कि आपकी लैब के अंदर टाइट्रेशन आपने करा था, उसके अंदर हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो जो एसिडिक मीडियम बनाना होता है, इसके लिए आप H2SO4 का यूज़ करते हो, आप HCl का यूज़ नहीं करते, ना ही आप HNO3 का यूज़ करते हो। ऐसा क्यों? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर भी, इवन एक्सटर्नल भी, कि वाई वी कैन नॉट यूज HCl in titration, in redox titration basically.
और आपको याद होगा कि टाइट्रेशन करने से जस्ट पहले आपने हाफ टेस्ट ट्यूब या एक टेस्ट ट्यूब जो भी कंसंट्रेशन के हिसाब से डाली होगी ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। उसके अंदर आप HCl का यूज़ नहीं करते, आप H2SO4 का ही यूज़ करते हो। तो HCl का यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते, हमें ये देखिए। तो देखो, इट इज़ बिकॉज HCl gets converted into Cl2 by strong oxidizing agent that is KMnO4। ठीक है, तो HCl को Cl माइनस क्रिएट होगा, Cl माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl2 में। कौन करेगा, KMnO4, क्यों, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना के बाहर निकाल देगा, विच वुड फ्लक्चुएट द रीडिंग। वो रीडिंग क्या करेगा, आपका फ्लक्चुएट करेगा। अब देखो इस फ्लक्चुएशन से दिक्कत क्या है, हम टाइट्रेशन में आपको याद होगा वो वॉल्यूम मेजर करते थे कि 5 ml 10 ml जो भी आता था। लेकिन अगर आप HCl यूज करोगे तो KMnO4 को दो काम करने पड़ेंगे, HCl को भी ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जो आपने मोअर सॉल्ट या आपने जो ऑक्सैलिक एसिड लिखा उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, रीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि उसको डबल काम करना पड़ा। इसीलिए हम क्या करने यूज़ कर सकते हैं, आपका HCl को यूज़ नहीं कर सकते। अगला चीज़ याद है कि HCl, चलो इसके पास एक चीज़ थी Cl माइनस जो कि Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रही थी, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक और एसिड है, वाई वी कैन नॉट यूज नाइट्रिक एसिड HNO3 इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे इन रिडॉक्स टाइट्रेशन आएगा, इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो देखो हम HNO3 का क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि देखो HNO3 इज इटसेल्फ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो खुद में ही क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट वुड compete with KMnO4 to oxidize substance। जो भी आप सब्सटेंस लोगे ऑक्सैलिक एसिड या मोअर सॉल्ट, उनको HNO3 भी ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा, क्योंकि HNO3 भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही ऑक्सीडाइज करने लग जाएंगे। ठीक है, इट वुड compete with KMnO4 to oxidize substance which would fluctuate। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्चुएट रीडिंग। इसकी वजह से रीडिंग में क्या आएगा, फ्लक्चुएशन की रीडिंग बहुत पहले आ जाएगी, क्योंकि आपका KMnO4 के साथ साथ HNO3 भी काम करने लग गया। ठीक है, विच वुड फ्लक्चुएट रीडिंग। इसीलिए हम किसका यूज़ नहीं कर सकते, HNO3 नाइट्रिक एसिड का भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अब HCl में क्या खास बात होती है, देखो HCl इज अ वेरी विस्कस लिक्विड, तो वो जल्दी अपने वेपर्स नहीं बनाता, और वो HNO3 के जैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है, और उसके पास कोई ऐसा सब्सटेंस भी नहीं है HCl जैसा जो कि खुद को किसी और चीज़ में ऑक्सीडाइज कर सके। तो ये 2-3 रीजन की वजह से हम किसको यूज़ करते हैं, H2SO4 को यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक के पास, विच इज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। देखो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी रह गई है, एक तो यूज़ ऑफ KMnO4। तो यूज़ तो बहुत सिंपल है कि कहाँ पे यूज़ करा जाता है, तो आपने लैब में यूज़ करा है, इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। तो यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक आप एनालिसिस भी कह सकते हो। और आपने देखा होगा KMnO4 का कलर पर्पल होता है, और वो बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल होता है। अगर आप थोड़ा सा भी KMnO4 एक्स्ट्रा डालोगे तो इट इज़ यूज्ड इन कलरिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स को कलर करने के भी काम आता है।
इसके अलावा देखो एक और छोटी सी चीज़ है कि जो ये KMnO4 था इज ऑक्सीडाइजिंग इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम। इनके अंदर भी तो कैसा था आपका, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो किस तरीके से वो न्यूट्रल और आपका फेंटली एल्कलाइन मीडियम में करते हैं। तो इन रिएक्शंस को आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट याद रख लो। तो देखो हम इसको याद करते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सीधा इसको मेमोराइज कर लेना। MnO4 माइनस I माइनस से रिएक्शन करके इन ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्टेट के अंदर MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और IO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बार आपका जेई मेंस में पूछा हुआ है, इसको बोलते हैं आयोडेट आयन। तो वैसे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तुम्हारा एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता था, I माइनस से I2। लेकिन अगर आपका बेसिक मीडियम है हल्का सा या न्यूट्रल मीडियम है, तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, आपका IO3 माइनस के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, तो आपका MnO4 माइनस रिएक्शन कर लेता है S2O3 2 माइनस से, ठीक है, किससे करता है, S2O3 2 माइनस से इन वेरी लेस बेसिक मीडियम, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका MnO2 में, और साथ ही साथ ये जो थायोसाइनेटो हमारा कंपाउंड है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट आयन के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड है लास्ट, इनको आप डायरेक्टली याद रखना, बैलेंसिंग फैक्टर्स को आप रिमेंबर कर पाओ तो अच्छी बात है। वैसे जनरली इन रिएक्शंस को कम पूछा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लॉजिक था आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बैलेंस करके, तो उन रिएक्शंस को ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप MnO4 माइनस के रिएक्शन Mn2 प्लस से ही करा देते हैं इन न्यूट्रल मीडियम, तो ये भी अपने आप को ऑक्सीडाइज करके MnO2 और OH माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो ये जो रिएक्शंस हैं इसमें हुआ क्या, एक तरीके की डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, Mn का ही रिडक्शन हो गया और Mn का ही क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इनको आप याद रखना, ये किसके मीडियम में है, या तो थोड़े से बेसिक मीडियम में, या तो आपके बिल्कुल ही न्यूट्रल मीडियम के अंदर ये रिएक्शंस थी। अब देखो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज F ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको अब शुरू करते हैं। तो देखो F ब्लॉक एलिमेंट समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा उनका लोकेशन के बारे में देखना होगा। F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका एक और नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक सीरीज है 4F सीरीज, मतलब इसके अंदर हम 4F को भरते होंगे, और एक और सीरीज होती है विच इज 5F सीरीज, इसके अंदर हम 5F को भरेंगे। 4F सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड सीरीज अभी कॉन्ट्रैक्शन उसी के अंदर पढ़ेंगे, लेंथेनाइड सीरीज। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का एक, तो डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है विच इज लेंथेनम, वो आता है 57 पे। उसके बाद अगला एलिमेंट आता है आपका 58 पे सीरियम। ध्यान रखना ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट ये जो 58 पे आपका एलिमेंट आया सीरियम, ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये शुरू होकर आपका एंड कहाँ पे होता है, 71 तक। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो 14 एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पे, ये कंस्टिट्यूट करते हैं आपके 4F सीरीज में या तो लेंथेनाइड सीरीज में, ठीक है। लेंथेनम नहीं आता जिसके नाम पे लेंथेनाइड सीरीज है, उसकी पूरी सीरीज आती है आपके किसके अंदर, F ब्लॉक एलिमेंट में, लेंथेनाइड सीरीज। लेकिन क्योंकि ये लेंथेनाइड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ज़्यादातर F ब्लॉक से मैच करती हैं, इसलिए इसको हम स्टडी कर लेते हैं किसके साथ, लेंथेनाइड सीरीज या तो F ब्लॉक एलिमेंट के साथ इसको हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज अब देखते हैं, इसके नीचे एक सीरीज आती है जिसको हम कहेंगे 5F सीरीज। ये आपकी एक्टिनेट सीरीज होती है। देखो यहां पर भी क्या होता है,
एक 89 पे डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्टीनियम। उसके बाद हमारे सीरीज शुरू होती है आपका 90 से लेकर 103 तक, और ये जो 14 एलिमेंट्स हुए आपके बीच में, ये आपके कंस्टिट्यूट करते हैं एक्टिनेट सीरीज को। बट क्योंकि सेम एक्टिनियम भी एक बहुत ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर एफ ब्लॉक से मैच करती हैं, 14 एलिमेंट से मैच करती हैं, इसीलिए हम इसको किसके साथ रीड करते हैं, एक्टिनेट सीरीज के साथ रीड करते हैं। तो लोकेशन हमने देख ली। एक और चीज़ ध्यान रखना, 4F सीरीज का जितने भी एलिमेंट है इन सबका पीरियड नंबर कितना होता है आपका 6, और ग्रुप नंबर कितना होता है 3। ऐसा क्यों? देखो ये सारे एलिमेंट किससे सिमिलर थे, लेंथेनम से, और लेंथेनम का पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 6, और इसके ग्रुप क्या होते हैं 3। वैसे ही पीरियड टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो सीरीज बनती है वो बॉटम ऑफ द पीरियड टेबल बनती है यहाँ पे, तो लेकिन इनका भी तो कोई ना कोई ग्रुप और पीरियड होगा। मैंने पीरियड और ग्रुप लिख दिया, किसके बेसिस पे, वो एलिमेंट के बेसिस पे, क्योंकि काफ़ी सिमिलर था इन 14 एलिमेंट्स से। वैसे ही 5F सीरीज जिसको आप एक्टिनेट सीरीज में बोलते हो, इसका पीरियड नंबर होता है 7, और इसका भी ग्रुप नंबर कितना होता है 3, क्योंकि इस एक्टिनियम एलिमेंट का भी क्या होता है पीरियड नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 3। तो ये तो कुछ बात हो गई उनकी लोकेशन के बारे में। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, जनरल ईसी। कई बार एमसीक्यू में पूछ सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे बाहर वाले शेल को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल NS2। फिर उससे पहले आता है पेनल्टीमेट शेल जिसमें D0 to 1 आता है। फिर N-2 आता है जिसके अंदर हम F1 से लेके 14 को फिल करते हैं। तो देखो इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट या आउटर मोस्ट, इसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट, और इसको बोलते हैं हम एंटी पेनल्टीमेट। तो आप तीनों में अगर देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्योंकि देखो हम अंदर वाले पीरियड अंदर वाले ऑर्बिट को भर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे हम देखते हैं लेंथेनाइट सीरीज के बारे में। ठीक है, टॉपिक से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आप ध्यान रखना, लेंथेनाइट सीरीज। तो देखो एक सिंबल है जो कई बार बुक में बना देते हैं, वो सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है LN। अब इस LN में क्या क्या आते हैं आपके, एक तो लेंथेनाइट और 14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। टोटल ये जो 15 एलिमेंट्स हैं इनको हम एक साथ रीड करते हैं, कौन से फॉर्म में, LN के फॉर्म में। तो कई बार अगर बुक में लिखा हो तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथेनाइट सीरीज की। पहली और सबसे मेजर प्रॉपर्टी है मोस्टली स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ज़्यादातर किसमें स्टेबल रहते हैं, +3 में स्टेबल रहते हैं। अब देखो इसी के बेसिस पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वाई सीरियम 4+ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी वजह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वाई यूरोपियम 2+ इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कल ही मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते तो किस तरीके से आंसर करेंगे। पहली बात तो अगर किसी को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, तो क्या लिखोगे, बिकॉज C4+ reduces itself। अभी आगे का आंसर कंप्लीट करते हैं उससे पहले यहाँ तक लिख देते हैं। अगर इसको मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बोला तो क्या लिखोगे, बिकॉज EU2+ ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है, बिकॉज CE4+ reduces itself to stable +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ज़्यादातर का क्या स्टेबल होता है, आपका +3 स्टेबल होता है, बिकॉज EU2+ ऑक्सीडाइज इटसेल्फ टू
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि +3 को हम स्टेबल मानते हैं। तो बहुत ही सिंपल आंसर रहते हैं, कई बार बच्चे इसको ब्लैंक में छोड़ देते हैं। तो कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तो उसमें आंसर में लिखना जरूरी है बिकॉज इट रिड्यूसेज इटसेल्फ, और किसी को आपने रिड्यूसिंग एजेंट बोला तो वहाँ पे आंसर का कंपल्सरी क्या है, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है। अब देखो अगली चीज़, एक इम्पॉर्टेंट नोट से पहले हम एक अलॉय के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं मिश मेटल, ठीक है। तो ये एक अलॉय है, अलॉय ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स, और इस अलॉय के अंदर आपका 95% आयरन होता है, 5% आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एटसेट्रा। इसका काम क्या होता है मिक्स मेटल का, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट शेल, बुलेट शेल के मैन्युफैक्चरिंग में इसका काम आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 मिनट की होगी। अगले वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। चलो अब अगली वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ते हैं।